एक बार अपना आंसर चेक कर लो, उसका 36,000 आ रहा है। किसने भेजा है ग्रुप पे? सही होगा जो भेजा है। दृष्टि ने भेजा है। कौन सी वाली एंट्री गलत है? और तुम्हारा आंसर कितना आ रहा था? नहीं नहीं, आ जाएगा, सही आ जाएगा। वहां से 4 गया, इधर 4 आया, तो वो आ जाएगा सही। तुम चेक करना, कैलकुलेशन चेक करना अपनी। खाली इससे मत देखो, टोटलिंग करना दोबारा से, तुम्हारा आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, चलो। अब बैलेंस शीट सीखते हैं। बैलेंस शीट क्या होती है? एक बिजनेस को दो चीज़ें बनानी होती हैं। हर बिजनेस को दो चीज़ें बनानी बहुत ज़रूरी है, एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और एक स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। तो स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का दूसरा नाम क्या होता है हमारे पास? पोजीशन स्टेटमेंट। 1 मार्कर में आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पोजीशन स्टेटमेंट। तो वहाँ पर क्या लिखोगे? बैलेंस शीट। ऑप्शन दे रखा होगा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, या नन ऑफ द अबव, ऐसे ऑप्शंस होंगे। तो पोजीशन स्टेटमेंट हम लोग कहते हैं बैलेंस शीट। और अगर इनकम स्टेटमेंट आता है तो पीएनएल अकाउंट को इनकम स्टेटमेंट बोला जाता है। अब बैलेंस शीट, इस पर बड़े मजाक आते हैं, बहुत सारे मीम्स आते होंगे तुम्हारे पास, तुम्हारे स्कूल ग्रुप्स और अलग अलग दोस्तों से, भाई बैलेंस शीट मैच हो गई मेरी। हाँ, हमेशा ये मीम्स आते हैं। तो तुम्हारा अब टारगेट यही है कि तुम्हारे को अपनी बैलेंस शीट मैच करवानी है, तुम्हें मीम मटेरियल नहीं बनना अब, ठीक है? तो यहाँ पर देखते हैं। तो इसका फॉर्मेट कैसे रहता है? सबसे पहले हम लोग लिखते हैं लायबिलिटीज़, फिर हम लिखते हैं अमाउंट, फिर हमारे पास रहता है एसेट्स, एंड देन वी हैव अमाउंट। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। अक्षत स्केल है तुम्हारे पास? लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा फॉर्मेट रहता है बैलेंस शीट का। अब एक बात बताओ, हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते थे, हम लोग यहाँ पर ट्रायल बैलेंस बनाते थे। ट्रायल बैलेंस में क्या होता था अपने पास? बैलेंसेस दे रखे होते थे, यहाँ पर पर्टिकुलर्स, फिर तुम्हारा यहाँ पर डेबिट बैलेंसेस, और इधर हमारे क्रेडिट बैलेंसेस। देखते हैं हमारा ना पूरा का पूरा एक जर्नी कैसे स्टार्ट होती थी। जर्नी हमारी बिगिन होती थी जर्नल एंट्री से। जर्नल एंट्री से स्टार्ट करते थे, उसके बाद लेजर पोस्टिंग करते थे। लेजर के जो फाइनल बैलेंसेस होते थे उनसे बनाते थे ट्रायल बैलेंस। यानी कि यहाँ पे सारी ट्रांजैक्शन, सारे अकाउंट जो जो हमने खोले हैं, सबके बैलेंसेस दिए होते थे। अब जितने भी हमारे अकाउंट्स हैं या जितनी भी हमारी चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ जाएंगी, कहाँ कहाँ जाएंगी। डेबिट में हमारे पास दो चीज़ें आती थी। क्या क्या आता था? डेबिट में एक तो सारे एक्सपेंसेस आते थे हमारे, उनका डेबिट बैलेंस होता था। और सारे के सारे एसेट्स का, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इन सब का हमारे पास डेबिट बैलेंस होता था। क्रेडिट में हमारे पास दो चीज़ें आती थी। एक हमारे पास इनकम्स आती थी, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, सेल्स, फिर हमारे पास परचेज रिटर्न, ये सारी चीज़ें आती थी क्रेडिट साइड पे। और साथ में हमारे पास लायबिलिटीज़ आती थी, कैपिटल, लोन, ये सारी चीज़ें हमारे पास हुआ करती थी यहाँ पर क्रेडिट साइड पे। तो ये ट्रायल बैलेंस बनता था। बट क्या ट्रायल बैलेंस है? क्या इन सारी ट्रांजैक्शन से मैं यहाँ पर बता सकता हूँ मेरा प्रॉफिट कितना है साल में, मेरा प्रॉफिट या लॉस कितना है यहाँ पर? क्या मैं बता सकता हूँ मेरे पास आज तक कितने एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं? मैं ये नहीं बता सकता। खाली ट्रायल बैलेंस से मैं ये नहीं बता सकता। तो हम क्या करते हैं, हम एक्सपेंसेस और इनकम्स को कहाँ ले जाते हैं? एक्सपेंसेस और इनकम्स को ले जाया जाता है यहाँ पर पीएनएल अकाउंट में। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में ले जाते हैं हम लोग एक्सपेंसेस एंड इनकम को। कोई लिखना मत, कोई बात नहीं, मैं कराऊंगा ये। और एसेट्स और लायबिलिटीज़ को हम कहाँ ले जाते हैं? इनको हम लेकर के जाते हैं बैलेंस शीट में। इनके लिए हम अलग से बैलेंस शीट बना देते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने का पर्पस क्या होता था? ट्रायल बैलेंस बनाने का पर्पस रहता था, चेक कर लो कि सारी लेजर पोस्टिंग करी है या नहीं करी है, फाइनली हमारे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है मैच। ये पर्पस था ट्रायल बैलेंस बनाने तक का। अब ट्रायल बैलेंस में जो इन्फॉर्मेशन है, चेक कर लिया भाई सब कुछ सही है या नहीं है, हमने चेक कर लिया सब कुछ। चेक करने के बाद जो भी बैलेंसेज आए, हमने इनको निकाला, यहाँ से ट्रायल बैलेंस से बाहर निकाला और कहाँ डाल दिया? किसी को ट्रेडिंग अकाउंट में डाला, किसी को पीएनएल अकाउंट में डाला, और किसी को बैलेंस शीट में डाला। एक्सपेंस हुआ, डायरेक्ट एक्सपेंस है तो जा भाई ट्रेडिंग अकाउंट में। इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ तो जा भाई पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे। ऐसे अगर डायरेक्ट इनकम्स हैं तो जा भाई ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। इनडायरेक्ट इनकम है तो पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे।
एसेट या लाइबिलिटी है तो भैया बैलेंस शीट में जाओ तुम। तो ये हमारा फाइनल आउटपुट निकल के आता है, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ये जो स्क्रीन पे आपके बना हुआ है ये बना लो पहले आप, ये बना लो आप। बन गया? ठीक है, कोई नहीं, 1-2 मिनट और रुक जाते हैं। इस क्वेश्चन में ना, मतलब इस चैप्टर में तुम अल्टीमेटली देखोगे ना, सब जगह तुम्हें ट्रायल बैलेंस गिवन होगा और कहेगा ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग पीएनएल बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। तो तुमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीख लिया, पीएनएल अकाउंट बनाना सीख लिया, अब बैलेंस शीट बनानी सीख लो। फिर हम लोग इन तीनों को साथ में बनाया करेंगे। जिनका ये बन गया वो एक बैलेंस शीट बना लो। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे तो उसके लिए बैलेंस शीट काम आएगी। क्वेश्चन नंबर 13 में यही यूज़ कर लेना। यार ज़्यादा बड़ी मान के चलो, 10-12 लाइनें तो चाहिए चाहिए। बन गई बैलेंस शीट, बन गई भाई। चलो क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। अब नीचे ना 13th क्वेश्चन में आइटम्स दे रखे हैं, इनको बैलेंस शीट में हम लोगों को पोस्ट करना है, पोस्ट करना है। देखते हैं। कैपिटल, कैपिटल क्या होती है बिजनेस के लिए? एसेट होता है या लाइबिलिटी होती है? सबसे पहली क्लास में सिखाया था, सबसे पहली जो थ्योरी की सबसे फर्स्ट क्लास ली थी, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाले चैप्टर में। लाइबिलिटी, बिजनेस ने एक दिन ये पैसा लौटाना है। किसको लौटाना है? अपने मालिक को लौटाना है वापस। ये इंटरनल लाइबिलिटी होती है। तो कैपिटल इज ऑलवेज अ लाइबिलिटी। कैपिटल को यहाँ लिखोगे और इनर कॉलम में लिखोगे। अभी अभी के लिए इनर कॉलम में लिखोगे आप इसे।
कैपिटल को लिखो 44,000 इनर कॉलम में, ठीक है। ड्राइंग्स, और मैंने गलत लिख लिया यहाँ पे, 4 लाख आएगी ना कैपिटल। फिर उसके बाद कहता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होती है हमारे पास? ड्राइंग्स का क्या करें? कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। 4 लाख रुपए की कैपिटल पड़ी है हमारे पास, 44,000 बिजनेस से बाहर निकाल रहे हैं, तो यहां पर हम लोग इनर कॉलम में ही ड्राइंग्स को लेस कर देंगे 44,000। लाइबिलिटी कम हो गई बिजनेस की। बिजनेस ने कहा आपने 44,000 बाहर निकाल लिए, अब मैं आपको 44,000 नहीं दूंगा, तो कह रहा है 4 लाख में से 44,000 हटा दो। डेटर्स क्या होते हैं? डेटर्स लाइबिलिटीज या एसेट्स? एसेट्स। डेटर वो लोग होते हैं जिनसे हमने पैसा लेना है, तो डेटर्स यहां पर हम लिख देंगे 64,000 रुपीज। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। ये क्या होंगे? लाइबिलिटी। परफेक्ट। एक लाइन छोड़ के लिखना प्लीज, एक लाइन छोड़कर लिखना, ड्राइंग्स के नीचे एक लाइन छोड़ दो अभी। क्रेडिटर्स हैं 42,000 के। ये कौन आया? परिणीता? नीत? नवनीत, तुम दो दो अकाउंट से हो? थोड़ा से लीव कर। ठीक है ठीक है ठीक। क्रेडिटर्स आ जाएगा हमारे पास लाइबिलिटी साइड पर। अगला कहता है कैश इन हैंड। एसेट होगा, लाइबिलिटी होगी? एसेट। और कैश एट बैंक वो क्या होगा? वो भी एसेट। लिख लो, दोनों को लिख लो एसेट साइड। एसेट हर वो चीज़ होती है जो हमें लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देगी, जिसको हम ओन करते हैं, जो कि अच्छी चीज़ है, हमारे पास होनी चाहिए। यार कुछ नहीं, बस यही बताया, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक ये हमारा एसेट होता है, तो बस एसेट में लिख दो इन्हें। भाई तुम्हारे पास कैश पड़ा है अगर, तुम्हारे लिए तो फ़ायदा है, तुम्हारे लिए तो अच्छी चीज़ है, कैश तो सबसे अच्छा एसेट होता है। उसके बाद कैश इन हैंड। क्या मतलब, कैसे लिखना चाहते हो? अलग अलग? हाँ 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 हाँ, लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो अभी साथ साथ। चलो आगे बढ़ते हैं। प्लांट। प्लांट क्या होता है? पौधे? मशीनरी होती है। ठीक है, एसेट साइड आएगा, ये हमारा एसेट है, हमारे पास मशीनरी है, प्लांट लगे होते हैं ना बड़े बड़े, दिस इज आवर एसेट। प्लांट हमारे पास 1 लाख रुपए आ जाएगा यहाँ पर। आगे बताओ। फर्नीचर। एसेट होगा अक्षत। फर्नीचर पड़ा है तुम्हारे पास, फायदा है नहीं है? फायदा है। 37,000। और एक और चीज़, इस क्वेश्चन में तो हिंट भी दे रखा है, जो भी बैलेंसेस डेबिट साइड पे दे रखे हैं वो सारे एसेट में जाएंगे। जो भी बैलेंस डेबिट साइड के दे रखे हैं ऊपर, वो सारे एसेट में जाएंगे, या फिर लाइबिलिटी में से लेस हो जाएंगे। जैसे ड्राइंग्स का बैलेंस डेबिट दे रखा है, तो उसे हमने लाइबिलिटी से लेस कर दिया, बाकी सारे जो डेबिट साइड पे दे रखे हैं वो एसेट्स में जा रहे हैं। अगला नेट प्रॉफिट, ये कहाँ जाएगा? ये कैपिटल में ऐड हो जाएगा। लाइबिलिटी है, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। मैं बता देता हूँ नेट प्रॉफिट लाइबिलिटी क्यों है। बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि नेट प्रॉफिट हो रहा है और इसको हम लाइबिलिटी मान रहे हैं। ये इंटरनल लाइबिलिटी है बिजनेस की, बता रहा हूँ। कैपिटल में ऐड हो जाता है ये ना, हमारी कैपिटल को बढ़ा देता है। ये इंटरनल लाइबिलिटी है बिजनेस की। हम बिजनेस को बोलेंगे भाई 4 लाख तो हमारे पास पड़े थे शुरू में, उसमें से 44,000 हमने बाहर निकाल लिए, तो तूने हमें अब रिमेनिंग बचे कुचे पैसे देने हैं,
3,56,000, 3,56,000 तूने हमें बचे कुचे देने, हम बिजनेस से बात कर रहे हैं। साथ में तेरे को प्रॉफिट भी हो जाता है यहाँ पर 16,600 रुपये का, वो भी तो हमें ही बिलोंग करता है, वो भी तो तू हमें ही देगा। तो बिजनेस कहता है हाँ मेरी लायबिलिटी है, मैंने ये 16,600 रुपये अपने मालिक को देने हैं। तो ये जो नेट प्रॉफिट है ये हमारे पास यहीं कैपिटल में ही ऐड हो जाता है, इसी के लिए एक लाइन छुड़वाई थी यहाँ पर। तो नेट प्रॉफिट 16,600 रुपीज़ यहाँ ऐड हो जाएगा। अब इसका टोटल बाहर लिख दो, टोटल कितना आएगा? 372,600, देखना एक बार चेक करना, यही आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं हम। जनरल रिजर्व, पता है किसी को क्या होता है जनरल रिजर्व, या कोई ट्राई करना चाहेगा क्लास में? सेविंग्स की तरह हो गई, तो ये कहाँ जाना चाहिए शाश्वत हमारे पास? गलत गलत गलत। क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, देखो अभी हिंट दिया था, जिनका डेबिट बैलेंस है वो एसेट, जिनका क्रेडिट बैलेंस है वो लायबिलिटी। अब जनरल रिजर्व लायबिलिटी में क्यों जा रहा है, इसका रीज़न सोचो अगर सोच सकते हो तो। थोड़ा सा गलत हो, थोड़ा सा गलत। हम्म ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ढंग से पुट करता हूँ तुम सबके सामने, प्रेजेंटेबल फॉर्म में पुट करता हूँ। देखो पहले याद है तुम लोगों के बचपन में लाइट बहुत जाती होगी दिल्ली में, होता था ऐसा जब लाइट जाती थी, रहे हो कभी बिना लाइट के? मतलब मैं जब स्कूल टाइम में था तब बहुत लाइट जाती थी, तो तुम लोग भी तब छोटे रहे होगे, तो लाइट जाती थी, अब नहीं जाती इतनी लाइट, पहले बहुत जाती थी। तो क्या होता था हमारे एरिया में ना, एक आधे के घर पे इन्वर्टर होता था, उससे पहले जनरेटर्स होते थे लोगों के घर में, वो पेट्रोल और केरोसिन ऑयल पे चलते थे, छोटे छोटे जनरेटर्स आते थे, लोग उससे अपनी बिजली चालू कर लेते थे। तो मेरे को बड़ा अजीब लगता था, बीइंग अ किड, तो मेरे को बहुत अजीब लगता था कि सबके घर लाइट आ रही है, मेरे घर नहीं आ रही, गर्मी में मोमबत्ती जला के बैठना पड़ रहा है, लैंटन जला के बैठना पड़ रहा है। तो मैं घर वालों को बोलता था इन्वर्टर ले लेते हैं, तो बोलते थे नहीं बहुत महंगा आता है, तो मैं कहता था कोई बात नहीं, थोड़े थोड़े पैसे ना आप जोड़ते रहो, एक दिन ले लेंगे इन्वर्टर, थोड़े थोड़े पैसे आप जो भी होता है मैं अपने खर्चे कम कर दूंगा, आप भी कम कर दो, थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के इन्वर्टर ले लेते हैं। वो फिर भी एडमेंट थे, उनको लेना ही नहीं था तो वो बहाने मारते थे। तो यहाँ पर अब जब मैं कह रहा था थोड़े थोड़े पैसे जोड़ते रहो, बेसिकली मैं क्या कहता था, हर बार प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकालो और रिजर्व में डालते रहो। तो जनरल रिजर्व क्या होता है बेसिकली, हर साल कोई भी रिजर्व हो सकता है, हम हर साल प्रॉफिट में से थोड़ा सा हिस्सा निकाल करके रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, बचा लेते हैं पैसा। ये जनरल रिजर्व भी किसको बिलोंग करता है, ये भी मालिक को ही बिलोंग करता है, ओनर को ही बिलोंग करता है। आज बिजनेस ये नहीं कह सकता कि मालिक साहब आपके ये 10,000 रुपये नहीं है, बिजनेस ये नहीं कहेगा। बिजनेस सोचो, बिजनेस कह रहा है मैं आपके 372,600 तो दे दूंगा, ये 10,000 नहीं दूंगा आपके, ऐसा नहीं हो सकता ना हमारे पास, क्योंकि ये जनरल रिजर्व भी कहाँ से आया, हम अपने नेट प्रॉफिट में से थोड़ा 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 पैसा बचाते रहते हैं। सेम वे बिजनेसेस भी थोड़ा थोड़ा पैसा अपने बिजनेस में बचा करके रखते हैं, सारा पैसा अपने घर नहीं ले जाते, या सारा पैसा कैपिटल में नहीं पड़े रहने देते, वो थोड़ा सा अलग करके जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते। हर साल मेरे को प्रॉफिट दिखाना है, नेट प्रॉफिट दिखाना है, तो हर साल मैं क्या करूंगा, इसमें से थोड़ा पैसा बचाऊंगा भी तो सही, सारा थोड़ी ना मैं प्रॉफिट में दिखा दूंगा। तो ये होता है हमारा जनरल रिजर्व का कॉन्सेप्ट। हाँ प्रॉफिट को कम कर दिया ना, प्रॉफिट 26,600 रहा होगा, प्रॉफिट हमारा 26,600 रुपये रहा होगा, जिसमें से हमने 10,000 जनरल रिजर्व में डाल दिया, तो अब हमारे पास 16,600 प्रॉफिट बच गया, 10,000 हमारे पास जनरल रिजर्व बच गया। ये जो नेट प्रॉफिट आता है ना, ये नेट होता है, ये सब कुछ कर कुरा के आया होता है हमारे पास, इसको हम नहीं छेड़ते। जनरल रिजर्व ना हम पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे बनाते हैं, जब पीएनएल अकाउंट के और क्वेश्चंस करेंगे आगे जाके तो कहेगा क्रिएट जनरल रिजर्व, तो उसको हम कहाँ पे दिखाएंगे, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे दिखाएंगे कि भैया हमने जनरल रिजर्व बना लिया, तो वहां पर हम इसको अलग कर लेते हैं 10,000 रुपये को।
नेक्स्ट, अब लास्ट, क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक क्या होता है हमारा, एसेट या लाइबिलिटी? एसेट। तो यहाँ पर आ जाएगा स्टॉक, और ये आ जाएगा 1,48,000। अब देखो, अब दोनों साइड को ज़रा मैच करो, क्या बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। वो जो मीम आते थे कि भाई बैलेंस शीट मैच नहीं होती, देखो ज़रा, क्या तुम्हारी पहले अटेम्प्ट में बैलेंस शीट मैच होती है या नहीं होती। वैसे ना आखिरी 3 डिजिट से अंदाज़ा लग जाता है कि हमारा मैच होगा आंसर या नहीं होगा। देखो, करो, टोटल्स निकालो। हम्म। आखिरी 3 डिजिट तो 600 आ रहे हैं। बाकी का बताओ कितना आ रहा है उससे पहले। 4,24,600, 4,20,000, 468,600 आ रहा है। किनका? इसका बुक का? नीचे देखो आंसर, बैलेंस शीट टोटल। वो तो टीबी का टोटल आ रहा है 468,600। 4,24,600। पता है, ये 468,600 जो टीबी का टोटल दिया हुआ है, तो हमें लगता है कि बैलेंस शीट का टोटल भी वही होना चाहिए, क्योंकि हम सारे डेबिट वाले फिगर उठा के एसेट में डाल रहे हैं, सारे क्रेडिट वाले उठा करके लाइबिलिटी में डाल रहे हैं। तो आंसर अलग क्यों आ रहा है, टीबी का टोटल और बैलेंस शीट का टोटल? सिर्फ एक ही चीज़ की वजह से, वो है ड्राइंग्स 44,000 की। अगर हम ड्राइंग्स को भी एसेट्स की साइड पर लिख देंगे तो टोटल 468,600 ही आ जाएगा, क्योंकि हमने ड्राइंग्स को एसेट्स की जगह, मतलब डेबिट बैलेंस की जगह क्रेडिट में माइनस किया हुआ है ना। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हमारा आंसर 4,24,600 आ रहा है, नहीं तो टीबी के टोटल के बराबर ही होता। हाँ, ड्राइंग्स हम हमेशा कैपिटल में से माइनस करके दिखाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन तुम लोग खुद करो, फटाफट से करो। 14th क्वेश्चन 10 मिनट में हो जाना चाहिए, मैक्सिमम 10 मिनट लगने चाहिए। हाँ जी, दे रखा है अगले क्वेश्चन में, करो, बताता हूँ। प्रोविजन हमेशा ना किसी एसेट के अगेंस्ट बनता है। प्रोविजन हमेशा कोई ना कोई एसेट के अगेंस्ट बनता है। हमें लगता है कोई एसेट डूब जाएगा, ख़राब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, उसके अगेंस्ट हम लोग यहाँ पर प्रोविजन बना लेते हैं। तो आगे दे रखा है, करो अगला क्वेश्चन, बनाओ ज़रा अपनी बैलेंस शीट, खुद से करो। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, बनाओ फॉर्मेट। 10 मिनट है, एग्जैक्ट 10 मिनट बाद हम लोग अब बात करेंगे इसके बारे में। कैपिटल देखो क्या होता है हमारे पास, कैपिटल हमारे पास होता है कि बिजनेस ने ओनर को कितना लौटाना है। अब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अब देखो आपके पास पैसे पड़े हैं, 1 लाख रुपए आपने बिजनेस में पैसा डाला। सपोज यहाँ का एग्जाम्पल लेते हैं, इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास कैपिटल है 1,80,000 रुपए की। तो इस 1,80 को कहीं तो लगाओगे ना राघव, फर्नीचर लोगे इससे, मशीनरी लोगे इससे, तुम इन्वेस्टमेंट करोगे कहीं ना कहीं। तो इन्वेस्टमेंट ये सब एसेट्स होंगे। याद करो अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर, जो कैपिटल बिजनेस में लगा रहे हो, वो एक साइड पे तो कैपिटल आ जाता था, दूसरी साइड पे हम उतने ही एसेट लिख देते थे, कैश, बैंक, फर्नीचर, स्टॉक, मशीनरी। अब जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो हमारा कैपिटल में ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस कैसे ऐड हो रहा है कैपिटल में, नेट प्रॉफिट के थ्रू। हम सारा कुछ पीएनएल अकाउंट में और ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं, वहां से जो भी एडलेस होता है नेट प्रॉफिट उसे कहते हैं, और पूरा का पूरा नेट प्रॉफिट का फिगर कैपिटल में डाल देते हैं। वो काम है हमारा ट्रेडिंग पीएनएल का यहाँ पर। इधर जो तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कुछ भी कोई भी एसेट खरीद रहे हो, तो वो तो एसेट्स वाली साइड में जाएगा ना। क्वेश्चन हो गया, आंसर मैच कर गया, बैलेंस शीट टोटल। वो तो नीचे भी लिखा है। कोई नहीं, और तुम हो जाओ अपना काम थोड़ा नीट एंड क्लीन किया करो, तुम्हारा काम नीट एंड क्लीन नहीं होता बिल्कुल भी। नहीं, पता नहीं क्या करते हो, तुमने हैंडराइटिंग वाली बुक ली थी बचपन में तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे लिए?
फिर भी इतनी गंदी हैंड राइटिंग है। क्या नहीं होता, तुम या तो डॉक्टर बनो या केमिस्ट बनो, क्योंकि केमिस्ट को ही डॉक्टर की हैंड राइटिंग समझ आती है बस। तो कॉमर्स ढंग से पढ़ लो, थोड़ा साफ सुथरा काम किया करो। हिसाब से तुम लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, प्लांट, ये सब क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं। तुम्हारे पास लैंड बिल्डिंग है तो तुम्हारे लिए बोझ है क्या ये? हो गया? वरना आ गया आंसर। हम्म। बता रहा हूँ। हाँ माइनस होंगे, बता रहा हूँ, ये वाला कॉन्सेप्ट बताता हूँ। नहीं नहीं, भरोसा इतना तो मेरा तुम्हारे। क्लोजिंग स्टॉक अभी तो करा पिछले क्वेश्चन में, कहाँ डाला था पिछले क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक? स्टॉक क्या होता है? तुम्हारे पास माल पड़ा हुआ है बिजनेस में, तुम्हारे लिए एसेट होगा लाइबिलिटी होगी? यार वो तो अलग बात है, अब इसको बेचना ही है। वो तो डिपेंड करता है, अगर आईफोन का मान लो, आईफोन कंपनी है मेरी और मेरे पास आईफोन 12 का स्टॉक पड़ा है, मेरे लिए लाइबिलिटी है? मेरे लिए लाइबिलिटी नहीं है, मेरे को पता है वो तो बिक जाएगा, लॉन्च होते ही बिक रहा है। एसेट होते हैं स्टॉक। ऐसी हर चीज़ जो हमें वैल्यू दे सकती है कुछ भी आगे जाके या अभी मार्केट में, तो स्टॉक मार्केट में कितने का भी बिके, एसेट तो है ही। अब एलसीडी टीवी हो तो तुम कहोगे सर लाइबिलिटी है, एलसीडी टीवी तो आज के ज़माने में कहाँ बिकेंगे, या प्लाज्मा टीवी। अगर आईफोन 12 का स्टॉक पड़ा तो वो तो धड़ल्ले से बिक जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ये मत सोचो। एलसीडी टीवी की या प्लाज्मा टीवी की भी कुछ तो वैल्यू आएगी, देना तो नहीं है ना किसी को पैसा। जब तक देना नहीं है किसी को, कोई बोझ नहीं है सिर पे, तब तक टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तब तक वो एसेट रहेगा। अक्षत आया हुआ है अभी, हाँ मतलब अब हाँ मैं बुलाऊंगा, मैं काफ़ी बच्चों को, मतलब सबको ही बुलाऊंगा। अब क्रिसमस एक बार निकल जाए, 25 दिसंबर के बाद मैं ना वाइट बोर्ड वाली क्लासेस शुरू करूँगा। और जो लोग नहीं आ पाएंगे उनको लाइव एक्सेस क्लास का ही जाएगा। वाइट बोर्ड वाली क्लास का लाइव एक्सेस जाएगा, वहाँ पे हम लोग आपस में बात बात भी कर पाएंगे। और जो भी 5 7 8 बच्चे आ पाएंगे आ जाएंगे। और संडे को तो मैं कोशिश करूँगा किसी भी तरह तुम सबको ही बुला लूँ। हाँ। हम्म। मैं बताता हूँ कब, मेरे को ना कॉल करना क्लास के बाद, मैं समझा दूंगा। बढ़े आगे बढ़े, हो गया क्वेश्चन सबका? कोई नहीं कर। राघव वरदान हो गया क्वेश्चन ये वाला। जैष्णु। ठीक है जैष्णु। गुंजन तुम्हारा निकला आंसर। चलो मैं एक बार फिर भी बता देता हूँ। गुडविल, गुडविल कहाँ जाएगा, एसेट या लाइबिलिटी? एसेट। बिजनेस की रेपुटेशन है, एसेट है। अगला बैंक, एसेट। कैपिटल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, लाइबिलिटीज फॉर एक्सपेंसेस। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल, बी आर। इट्स कैश इन हैंड, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट। अब आ जाता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, एक बार ये समझ लेते हैं। तो नीचे ना हमारे पास सन्ड्री डेटर्स दे रखे हैं। सन्ड्री डेटर, सन्ड्री वर्ड तब यूज़ होता है जब बहुत सारे डेटर्स हों। एक डेटर होता है तो हम खाली डेटर लिख देते हैं, सन्ड्री का मतलब होता है बहुत सारे छोटे छोटे डेटर्स होंगे। तो टोटल डेटर्स हमारे पास 50,000 आ रहे हैं। अब मेरे को यहाँ पर डाउट हो रहा है कि पूरे 50,000 मेरे को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मेरे को लग रहा है शायद ना मिले, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना यहाँ पर प्रोविज़न बना लेता हूँ। मैं कहता हूँ डूबेंगे भी तो 5% डूबेंगे, तो 5% का प्रोविज़न बना लो। तो मैंने यहाँ पर प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, या बैड डेट्स, या प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, कुछ भी कह सकते हो। प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। मैंने कहा 2,500 रुपये के मेरे को लग रहा है डूब जाएंगे।
तो अभी से एक्सपेक्टेशन ही यही लेकर के चलो तो तुम्हारे 47,500 के डेटर्स हैं। कल को अगर कोई भी डेटर नहीं डूबता तो मैं 2,500 रुपये वापस से अपने प्रॉफिट में ऐड बैक कर लूँगा। अभी मैंने क्या करा, प्रॉफिट से 2,500 माइनस कर दिए। मैंने कहा कि 2,500 अभी हटा देता हूँ और इसको ना डेटर्स में से भी हटा देता हूँ। मान के चल लेता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे 2,500 के लोग डूबेंगे ही डूबेंगे, मेरी पेमेंट नहीं देंगे, तो मैंने 2,500 हटा दिए ऑलरेडी। मैं कौन सा प्रिंसिपल फॉलो कर रहा हूँ यहाँ पे, प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म जो होता था हमारे पास। प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म कहता था एंटिसिपेट ऑल पॉसिबल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस बट डू नॉट एंटिसिपेट एनी प्रॉफिट्स। तो मैंने प्रूडेंस प्रिंसिपल लगाया, 2,500 हटा दिए। कल को अगर पूरे 50,000 के 50,000 मेरे को पैसा दे देते हैं तो मैं ये जो अलग से प्रोविजन बनाया था वापस से इसको अपने प्रॉफिट में डाल दूंगा। अगर मान लो डूबते हैं मेरे पैसे तो ये तो नहीं होगा ना, अगली बार मैं अपने पीएनएल को तो नहीं टच करूंगा ना। मेरा अगर अगले साल में 2,500 का नुकसान हो जाए तो मैं पीएनएल अनअफेक्टेड रहेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी प्रोविजन पड़ा हुआ होगा। अब मेरा अगले साल का प्रॉफिट सफ़र नहीं करेगा। सपोज़ मैं बिज़नेस में लोन लेना चाहता हूँ बहुत तगड़ा, मैं अपना बिज़नेस को एक्सपैंड करना चाहता हूँ, मैं 1 करोड़ का लोन लेना चाहता हूँ, तो मेरे को अगले साल क्या दिखाना है, प्रॉफिट दिखाना है अच्छा खासा। बट अगर अगले साल मेरा पैसा डूब गया, तो मान लो किसी ने डेटर ने पैसे नहीं दिए, तो अगले साल तो मेरा प्रॉफिट बहुत कम हो जाएगा। तो मैं पहले से क्या करके चलता हूँ, मैं पहले से ही ना प्रोविज़न बना लेता हूँ। मैं कहता हूँ अगर अगले साल कोई बंदा डूबा भी, पैसा डूबा भी, तो अगले साल का प्रॉफिट हर्ट नहीं होगा, अगले साल के प्रॉफिट को कुछ नहीं होगा। अगर कोई बंदा पैसा देने से डूब मना कर देता है या मेरा पैसा कहीं डूब जाता है, तो मेरे पास उसके अगेंस्ट ऑलरेडी एक प्रोविज़न बना पड़ा होगा और मैं इस प्रोविज़न से उसे सेट ऑफ कर लूँगा। तो इसलिए हम लोग पहले से ही प्रोविज़न बना करके चलते हैं। तो प्रोविज़न को हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे और माइनस करके सन्ड्री डेटर्स का बाहर टोटल लिख देंगे। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? आगे ना इसके ऊपर पूरी एडजस्टमेंट आएगी। अगला चैप्टर जो है ये तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स, उसके अंदर पूरी बैड डेट्स प्रोविजन इनसे रिलेटेड प्रॉपर एडजस्टमेंट्स हैं। एक एक एडजस्टमेंट पे आधा आधा घंटा लगाऊंगा, तो वहाँ पे और डिटेल में समझाऊंगा इसे। अभी के लिए बस इतना जान लो जितना रीज़न दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलो। हाँ लेस करा ना हमने यहाँ पर, तो अगर दिखाना है तो लाइबिलिटी साइड पे दिखाना है तो पॉजिटिव में दिखा दो इसे। सन्ड्री डेटर्स यहाँ पे पूरा 50,000 दिखा दो एसेट साइड पे, और लाइबिलिटी साइड पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पॉजिटिव में दिखा दो। ठीक है। हाँ देखते हैं, देखते हैं। तो मैं बता रहा हूँ ना, एक एक चीज़ एसेट और लाइबिलिटी की बता रहा हूँ। देखो तुमने क्या गलती करी है, चेक करो। अभी तक जो जो मैंने बोला क्लास के साथ, जो जो मैंने डिस्कस करा डेबिट क्रेडिट, वो सही जगह लिखा है तुमने एसेट और लाइबिलिटी में नवनीत? ठीक है, देखते हैं आगे। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल कहाँ लिखना है, एसेट या लाइबिलिटी? लाइबिलिटीज। ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ये कहाँ जाएगा, एसेट्स। नेट प्रॉफिट, नहीं, नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाता है। अभी पिछले अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि इसे कैपिटल में ऐड करना है। नवनीत ये गलत करा तुमने, कैसे करा है? फर्नीचर, फर्नीचर कहाँ जाएगा, एसेट में। सन्ड्री, ठीक है, सन्ड्री डेटर्स हमने लिख लिया ऑलरेडी। ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स। नवनीत फिर तुम्हारी कहाँ गड़बड़ आ रही है? तुमने ये प्रोविजन नहीं लिया ना, प्रोविजन का क्या किया तुमने? क्रेडिटर में से, क्रेडिटर में से क्यों माइनस करोगे? क्रेडिटर को तो हमने पैसे देने होते हैं, और क्या, क्रेडिटर को तो हमने पैसे देने होते हैं। हम डाउटफुल डेट्स कहाँ मान के चलते हैं, जहाँ पे हमने रिसीव करने हैं पैसे। मेरे को सन्ड्री डेटर से पैसा रिसीव करना है, तो मेरे को लग रहा है जो पैसा मैं रिसीव करूंगा वो डूब जाएगा। क्रेडिटर को तो हमने देने हैं पैसे, क्रेडिटर को क्यों कम करेंगे? क्रेडिटर तो पूरे पैसे मांगेगा हमसे, वो थोड़ी ना कम करेगा कुछ। समझ आया नवनीत? ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 15 होमवर्क में करोगे।
क्वेश्चन नंबर 15 होमवर्क में करोगे, मैं हिंट दे देता हूँ। 15th क्वेश्चन में बैलेंस शीट ऑलरेडी बनी हुई है, ऑलरेडी बनी हुई है। इसके अंदर 4 चीज़ें मांग रहा है, फिक्स एसेट, करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल। हमारे पास एसेट्स कितनी तरीके के होते थे? 2 तरीके के एसेट्स होते थे हमारे पास, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। एक होता था लॉन्ग टर्म एसेट, एक होता था शॉर्ट टर्म एसेट। ये भी स्टार्टिंग में बताया था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाले चैप्टर में। ना याद हो तो उसका पीडीएफ भी भेजा हुआ है ग्रुप पे, वो पीडीएफ में देख लेना। लॉन्ग टर्म एसेट्स का दूसरा नाम क्या होता था? नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, या हम इसको फिक्स एसेट्स भी कहते हैं। यहाँ पर इसका दूसरा नाम फिक्स एसेट्स भी होता है। शॉर्ट टर्म एसेट्स को हम लोग बोलते थे करंट एसेट्स। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का पीरियड क्या होता था, याद है किसी को? ओ सॉरी सॉरी, मैंने स्क्रीन प्रेजेंट नहीं कर रखी ना, मैं कर देता हूँ, ठीक है। हमारे पास अगर मोर देन 1 ईयर हुआ, मोर देन 1 ईयर हुआ तो हमारे पास लॉन्ग टर्म, यानी कि 12 मंथ्स से ज़्यादा वाले एसेट्स ये हमारे लॉन्ग टर्म में आते हैं। 12 मंथ से कम या बराबर वाले एसेट्स ये हमारे पास शॉर्ट टर्म में आते हैं, करंट एसेट्स में आते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या मांग रहा है हमसे? फिक्स एसेट मांग रहा है। एसेट साइड पे देखो ज़रा, फिक्स एसेट में क्या क्या डालूँ? स्टॉक लेंगे क्या हम लोग लॉन्ग टर्म एसेट में? नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। स्टॉक हम मान के चलते हैं कि हमारा सेम ईयर में ही 12 महीने के अंदर ही बिक जाता है, ये हमारी अजम्पशन रहती है यहाँ पर। भले ही अगले ना बिके, भले ही ना बिके, बट हमारी अजम्पशन यही रहती है कि हम 12 महीने के लिए ही रख रहे हैं स्टॉक को। ठीक है राघव, कुछ एसेट्स होते हैं जो ज़्यादा टाइम के लिए चलेंगे। ऑब्वियस है हर कोई एसेट 12 महीने के लिए नहीं रहेगा, किसी के लिए स्टॉक करंट एसेट होगा, किसी के लिए नॉन करंट एसेट होगा। वैसे तो पॉसिबल नहीं है ना। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने बोला हुआ है कि स्टॉक को आप करंट एसेट लेकर के चलो, स्टॉक को आप करंट एसेट मानो, 12 महीने से कम तक का मान के चलो इसे। अगला डेटर्स, डेटर से क्या एक्सपेक्ट करते हो? 1 साल बाद पैसा दें या 1 साल के अंदर अंदर दे दें? 1 साल के अंदर, विद इन 1 ईयर, तो ये भी करंट एसेट होगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस, आपने एडवांस में किसी को पैसा दे दिया, ये आपका क्या होगा, करंट एसेट या नॉन करंट एसेट? ये भी करंट एसेट होता है हमारा, ये भी करंट एसेट होता है। इसको भी हम शॉर्ट टर्म मान के चलते हैं। हम ये एजम्पशन ले लेते हैं कि हम 3 साल या 4 साल जितना पैसा नहीं दे रहे अभी, या 1 साल से ज़्यादा का पैसा अभी नहीं दे रहे। हम मान के चलते हैं हमने जो भी प्रीपे करा है, विद इन 12 मंथ्स वाला प्रीपे करा है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगले साल का जो खर्चा है इस साल में दे दिया थोड़ा बहुत, बट अगले से अगले साल का खर्चा थोड़ी ना देंगे इस साल, वो तो फिर नॉन करंट एसेट हो जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस हम मान के चलते हैं ऐसे खर्चे जो अगले 12 महीने में देने थे लेकिन हमने पहले ही दे दिए। गुडविल, क्या गुडविल हमारा लॉन्ग टर्म एसेट होती है, शॉर्ट टर्म एसेट होती है? लॉन्ग टर्म। जो आपकी रेप्यूटेशन है, जो आपकी रेप्यूटेशन है वो लॉन्ग टर्म एसेट है आपका। तो गुडविल इज लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट, तो फर्स्ट पार्ट में गुडविल आएगा। लैंड प्लांट फर्नीचर, ये तीनों चीज़ें 1 साल से ज़्यादा के लिए लेते हो या 1 साल से कम के लिए? ज़्यादा के लिए। तो फिक्स एसेट्स में ये 4 चीज़ें आ जाएंगी हमारे पास। दीज 4 थिंग्स विल बी देयर, गुडविल, लैंड, प्लांट, फर्नीचर, ये चारों की चारों फिक्स एसेट्स बन जाएंगी। फिर सेकंड पार्ट में कहता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में इन चारों के अलावा बाकी 3 एसेट आ जाएंगे जो शुरू में दे रखे हैं, स्टॉक, डेटर्स और प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये हमारे करंट एसेट्स बन जाएंगे। ठीक है। फिर ऐसे कहता है करंट लाइबिलिटीज, बिजनेस की शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज जो अगले 12 महीने में सेटल करनी है बिजनेस ने। ट्रेड क्रेडिटर्स, क्या क्रेडिटर्स को शॉर्ट टर्म में पैसा देना है विद इन 1 ईयर, देना है, तो ये हमारी क्या है, करंट लाइबिलिटी। परफेक्ट, करंट लाइबिलिटी। एक्सपेंसेस अक्रूड, क्या मतलब होता है अक्रूड का? देने थे नहीं दिए। अक्रूड इनकम होती तो वो क्या होता, मिलनी थी नहीं मिली कैश में। अक्रूड एक्सपेंसेस क्या, देने थे कैश में नहीं दे पाए, तो ये भी विद इन 12 मंथ्स देने हैं, ये भी हमारी करंट लाइबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट भी हमारे पास करंट लाइबिलिटी है, ये भी हमने बैंक को शॉर्ट टर्म में देना है। लॉन्ग टर्म लोन, ये तो लॉन्ग टर्म में ही वापस करेंगे। इस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भी हम मान के चलेंगे यहाँ पर, वो भी हम मान के चलेंगे। क्या होगा हमारे पास, करंट लाइबिलिटी। लोन भले ही हम लोगों ने यहाँ पर देना हो बाद में,
लोन का पैसा भले ही बाद में चुकाना हो, बैंक आएगा लोन का पैसा चुकाते रहना, ब्याज तो दे दो, इंटरेस्ट तो दे दो कम से कम। तो इंटरेस्ट आपका शॉर्ट टर्म होता है और जो लोन होता है वो आपका लॉन्ग टर्म होता है। तो ये भी हमारे पास करंट लाइबिलिटी होगा। लोन हमारे पास करंट लाइबिलिटी, ओ सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे पास करंट लाइबिलिटी, और लॉन्ग टर्म लोन हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटी। कैपिटल, बिजनेस कहता है कैपिटल भी मैं लंबे समय में लौटाऊंगा, एकदम नहीं लौटाऊंगा, 12 महीने के अंदर अंदर नहीं मिलेगा आपको आपका पैसा वापस, लॉन्ग टर्म में मिलेगा जब बिजनेस बंद होगा। और बिजनेस तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पे चलता है, बिजनेस विल गो ऑन फॉर एवर। अगर कभी हम लॉ की नज़रों में जाकर पेपर्स लेकर के जाते हैं, कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन बंद कराते हैं, तभी हम लोग कैपिटल निकाल पाएंगे पूरी बाहर बिजनेस से। अब यहाँ पर फर्स्ट 3 पार्ट्स आप लोग कर सकते हो, फिक्स एसेट, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज, ये निकाल सकते हो बहुत ईजिली। वर्किंग कैपिटल का एक फॉर्मूला दे रहा हूँ। वर्किंग कैपिटल का हमारा फॉर्मूला होता है, लिख लो ये फॉर्मूला। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ये फॉर्मूला होता है इसका। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो ये भी अब आप लोग निकाल लोगे, ये फॉर्मूला समझाऊंगा बाद में नेक्स्ट क्लास में, जब आंसर निकल जाएंगे ना करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के, फिर ये फॉर्मूला समझाऊंगा। या चलो एग्जांपल अभी ले लो, अभी समझ लो फटाफट से, छोटा सा है। मान लो आपके पास करंट एसेट्स हैं बिजनेस में 1 लाख रुपए के। अब इसमें से आपने करंट लायबिलिटी भी पे ऑफ करनी है। सपोज आपने करंट लायबिलिटी पे ऑफ करनी है 60,000 रुपए की। 1 लाख में से 60,000 तो यूटिलाइज हो जाएंगे लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए, जो बिजनेस में यूज हो रहे हैं वो कितने होंगे, 40,000। वर्किंग, जो बिजनेस में वर्किंग में लगे हुए हैं वो कितनी कैपिटल लगी हुई है वर्किंग में, वर्किंग में हम लोगों के पास 40,000 रुपए की कैपिटल लगी हुई है। तो ये एक्स्ट्रा पैसे हैं 40,000 रुपये जो हमारे बिजनेस में रिवॉल्व हो रहे हैं, लगे हुए हैं, इसको हम लोग वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज गायब कर दो। अब जो शॉर्ट टर्म के लिए एसेट्स बचे हैं तुम्हारे पास, वो बचे कुछ एसेट आर वर्किंग कैपिटल। आई होप क्लियर है। वर्किंग कैपिटल, अगेन बता रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स थे हमारे पास, 1 लाख रुपए पड़े थे, मान लो कैश में 1 लाख रुपया पड़ा था और बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पे 60,000 रुपये देना था। तो कोई आता है कहता है भाई तेरे पास बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है, मैं कहता हूँ यार 1 लाख रुपये पड़ा है, बस इस लाख में से ना 60,000 रुपये देना है, 60,000 रुपये देना है। कहता है फ्री कैपिटल कितनी है शॉर्ट टर्म में, मैंने कहा फ्री कैपिटल 40,000 है मेरे पास, जो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये 40,000 रुपये मेरी वर्किंग कैपिटल है, ये मेरे बिजनेस में लगी हुई है, ये 40,000 स्पेयर पड़े हुए हैं मेरे पास एक तरीके से। इज इट क्लियर? हाँ भाई, चलो अपना शेड्यूल लिखो। मंडे, मंडे को क्या डेट है हमारे पास, मंडे इज 21st, मंडे 21 दिसंबर। तुम्हारा टेस्ट है कैश बुक का, कैश बुक का टेस्ट है। टेस्ट का टाइम यही है, 7:10। कोई बात नहीं, किसी और दिन दे देना, तुम बाद में दे देना। वेडनेसडे 23 दिसंबर तुम्हारा टेस्ट है ट्रायल बैलेंस का। टाइम यही रहेगा तुम्हारा, 7:10। हाँ, अगर मेरे को पता लगा किसी ने चीटिंग करी इस टेस्ट में, क्योंकि तुम लोग चीटिंग करने में हो चुके हो माहिर स्कूल के पेपर में, मेरे को कहीं से पता लगा चीटिंग करी है, सीधा ग्रुप से निकाल दूंगा, अपने लिए ट्यूशन ढूंढते रहना फिर कहीं और। इस टेस्ट में ना तो तुम्हें डांट पड़ेगी कम भी नंबर आए, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, बस ये पता लग जाएगा अभी तक हमारी क्या पोजीशन आ रही है। मैंने डांटना किसी को भी नहीं, कम नंबर आएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है। अलग से पेरेंट्स को भी नहीं बोलूँगा कम नंबर आएंगे तो, जेन्युइनली बता रहा हूँ, बस जांचना चाह रहा हूँ कि तुम लोगों की पोजीशन क्या है, सो दैट हम रिविजन स्ट्रैटेजी अपनी उस हिसाब से बनाएंगे। अपने आप देना, ईमानदारी से देना, नहीं आता कोई बात नहीं, 0 नंबर भी आएंगे ना तो भी कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 0 से उठाकर 60-70% पे ले आऊँगा। और मेरे को जेन्युइनली बताना कि सर हमारे 0 आए हैं, नहीं आता हमें कुछ भी। चीटिंग अगर किसी ने भी करी है, मेरे को कभी फ्यूचर में पता लगा, मान लो 12th में भी पता लगा सर 11th में आपके टेस्ट में ऐसे ऐसे चीटिंग करता था, बैच से निकाल दूंगा। मेरे को चीटिंग नहीं पसंद। जब मैं तुम लोगों को इतनी लिबर्टी दे रहा हूँ कि मिनिमम 0 मार्क्स ले आओ,
मैं नहीं डांटूंगा, पेरेंट्स को भी फ़ोन नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। किसी के पेरेंट्स को नहीं बोलूंगा, 0 नंबर भी आएंगे तो। बट मेक श्योर तुम ये प्रॉमिस डिलीवर करो कि तुम लोग चीटिंग नहीं करोगे बिल्कुल। मेरे को जिस दिन पता लग जाएगा तुम्हारी पोजीशन क्या है, 1 नंबर आ रहा है, 2 आ रहा है, 2.5 आ रहा है, वहीं से उठाऊंगा ना मैं फिर तुम्हें, उस लेवल पे जाके तुम्हारे पे मेहनत करूंगा मैं। तो अभी थोड़ा सा प्लीज़ चीटिंग मत करना, दोनों टेस्ट का टाइम सेम रख रहा हूँ, ये नहीं कि तुम कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हो, नहीं प्लीज़ मत करना। अपने आप को जेन्युइनली एक बार चेक कर लो कि जेन्युइनली कितनी परफॉर्मेंस है, क्या परफॉर्मेंस है। कोई नहीं डांट रहा है यहाँ तुम्हें, कोई नहीं डांटेगा कसम से। इस बार पेरेंट्स वेरेंट्स को कहीं कुछ नहीं बोलूँगा। मार्क्स वार्क्स अपने देख लेना अपने आप, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब हम लोगों की क्लास होगी सीधा नेक्स्ट फ्राइडे। टेस्ट ये तुम्हारे 20-20 नंबर के होंगे, 20-20 नंबर के टेस्ट होंगे। नेक्स्ट क्लास ऑन फ्राइडे 25 दिसंबर, क्रिसमस वाले दिन। क्रिसमस भी तुम्हारा रुइन नहीं करना चाहता। टाइम मैं बता दूंगा, टाइम शाम का नहीं होगा, शाम को जिसने चर्च वर्च जाना है, घूमने जाना है, चले जाना। टाइमिंग्स विल बी इन्फॉर्म्ड, टाइमिंग्स आप लोगों को बता दिए जाएंगे। टाइमिंग्स विल बी टोल्ड टू यू, अलग से मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्लास के।